चलो आप लोगों में से कोई लाइव बैच ज्वाइन करो। लक्ष्मी, तेज, आप लोग बताओ सब ओके है? कैन यू प्रोसीड? चलो थोड़ा टेस्ट लें आप लोगों का। हाँ बोल रहे हो, मुझे हाँ सुनाई दिया। इतना एक्साइटमेंट है सब लोग एक साथ। हाँ मैं फिर से हाँ सुनाई दिया। अरे डबल डबल हाँ बोल रहे हो तो फिर हाँ ना, देखो। तुम लोग हाई बोलोगे तो हाई सुना देगा मुझे। चलो स्टार्टिंग से ले, यहाँ से ले। चलो कैमरे को बोलते हैं आप सबको एक बार रिकॉर्ड करें। ऐसा फेसेस रिकॉर्ड होने चाहिए ना। कौन हाँ बोल रहा है, कौन ना बोल रहा है, सब इसमें कैप्चर हो जाएगा। A very good afternoon to all of you. I am CA ऊर्जा जवर, your CA फाउंडेशन लॉ मेंटोर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड यूनिट का रिवीजन एंड थर्ड यूनिट का एंडिंग फॉर ICA, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलो लेट्स बिगिन। आप लोग मुझे बताओगे आपका कोर्शन का मीनिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन का मीनिंग और फ्रॉड का मीनिंग। कौन बताएगा? आप सब लोग। कोर्शन मतलब इसे समझ में नहीं, आवाज नहीं है, जोर से। क्वेश्चन मतलब और मिसरिप्रेजेंटेशन मिसरिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड। सब सुना सुना लग रहा है या भुला भुला लग रहा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या था? अच्छा ये बताओ। अनफेयर एडवांटेज लेना। तो रिलेशनशिप इसमें होना जरूरी होती है क्या? तो डोमिनेंस पोजीशन भी होना जरूरी होता है। तो फ्रॉड में भी ऐसा होता है क्या कि रिलेशनशिप चाहिए? नहीं, डोमिनेंस पोजीशन में नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए हमें फ्रॉड में? डिसीवनेस का इंटेंशन होना चाहिए। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? उसमें इंटेंशन टू डिसीव द अनदर पर्सन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सिर्फ आपसे गलती से मिस्टेक हो जाता है। मैडम गलती से मिस्टेक हो जाता है ना। चलो अच्छा, मिस्टेक कितने टाइप का होता है? उसमें एक का नाम बायलेटरल और एक का नाम यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब दोनों जने गलती करते हैं क्या? अच्छा एक ही जना गलती करता है। बायलेटरल मतलब दोनों जने गलती करते हैं। तो फिर दोनों जने गलती करते तो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। और बायलेटरल में वॉइड हो जाता है और यूनिलेटरल में ओके ओके परफेक्ट। चलो एक और बात बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था लॉ का, इंडियन लॉ के थ्रू मिस्टेक होता है तो क्या हुआ? उसमें इंडियन लॉ में अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसका इग्नोरेंस या किसी को कुछ आइडिया नहीं होता तो चलता है क्या? ऐसे कोर्ट माफ कर देता है? नहीं करता है। और फॉरेन लॉ में माफ कर देता है, मतलब क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ओके आपका नाम क्या है स्टूडेंट? जागमी, चार्मिंग। ओके चार्मी, चार्मी हमारी क्लास पे एकदम चार्मिंग कर देगी। और आप सीए फाउंडेशन हो या सीए में फाउंडेशन? ओके ठीक है चार्मी, आई थिंक आपका लॉ का फर्स्ट बैच है ना ये? इससे पहले लॉ पढ़ा है क्या? सुना सुना है क्या? ठीक है, मिड ऑफ द बैच आप ज्वाइन कर रहे हो, आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लेट इट बी, जितना समझ में आ रहा है उतना क्लास के साथ कैच करो, ठीक है? अच्छा सुसाइड को हम लोग क्या मानते हैं? क्वेश्चन मानते हैं क्या? मानते हैं। तो ये जिसने सुसाइड किया उसको ऊपर जाके पनिश करके आते हैं क्या? तो किसको पनिश करते हैं फिर? ये मेंटल थ्रेटन टू सुसाइड, जिस पर्सन ने थ्रेट किया कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसा कर लो, तो फिर उसको जाके जेल में भटक के आ सकते हैं। अच्छा ये मेंटल डिस्ट्रेस क्या था? किसका पॉइंट था ये? अंडर इन्फ्लुएंस का था क्या? तुम लोग को याद है, मतलब सुनते हो क्लास में? अच्छे बच्चे, चल अच्छा है। साइलेंस को फ्रॉड मानते हैं क्या? क्या चीज? सब केस में नहीं मानते। अच्छा तो दो चीज था, साइलेंस को कब फ्रॉड माना जाता है? फर्स्ट केस क्या था? when there was ड्यूटी टू स्पीक, और सेकंड केस क्या था?
When silence is equal to speech. Okay. ये सब तो हम पढ़ चुके हैं ना, कोई ऐसा कि नहीं मैम नहीं याद आ रहा है क्या पढ़ा है? कोई नहीं है। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन यहाँ से कंटिन्यू करना था क्या हम लोगों को? अच्छा, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, याद है? कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन अलाउड नहीं होता है, राइट? आप ओल्ड स्टूडेंट ही हो ना, आप थोड़े थोड़े नए हो, थोड़े थोड़े पुराने, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है? विच कंसिडरेशन, एक सेकेंड हेडिंग पहले डिस्कस कर लेते हैं। विच कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड विच आर नॉट, कौन बताएगा? ये आपका सेक्शन नंबर 23। सो इसमें हम लोग किस कौन से कंसिडरेशन डिस्कस करने वाले हैं? फॉलोइंग आर द केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल, यानी कि कौन से कंसिडरेशन को हम लोग अनलॉफुल मानते हैं वो समझ लेते हैं, बाकी सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? लॉफुल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ द फर्स्ट केस इज व्हेन द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ मतलब अच्छा पनिशेबल बाय लॉ या फिर नॉट कंसिडरेबल लॉ एज अ लॉफुल। तो ऐसे कौन से एक्ट्स हो सकते हैं, ऐसा कौन सा कंसिडरेशन होगा, क्या लगता है आप लोगों को? देखो इसमें एक एग्जांपल दिया है, इसमें एक 17 ईयर की डॉटर का वो लोग डाउरी लेकर मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? अनलॉफुल होगा। क्यों? इसके अंदर डाउरी लेना अनलॉफुल है, माइनर है वो भी अनलॉफुल है। इसके अंदर देखो दो अनलॉफुल एक्ट है, ठीक है। क्या जो पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद अपने आप में कैसा है? अनलॉफुल। मतलब कि भाई जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट पे करने जा रहे हो वो क्या है? 21 ईयर की, उसकी एज ही नहीं क्रॉस हुई है। सो एज पर मैरिज एक्ट आपका जो है ये लॉफुल नहीं है। सेकेंड चीज क्या है? डॉरी अपने आप में क्या है? डॉरी लेना अपने आप में पाप है, वो तो है ही, बट साथ में अनलॉफुल भी है, ठीक है। सो दैट इज वाई इस टाइप का जहाँ पे आपका कंसिडरेशन भी अनलॉफुल हो गया, आपका ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल हो गया, इस टाइप के जो भी केसेस है उसको हम लोग क्लियरली क्या बोल देंगे यहाँ पे? फॉरबिडन बाय लॉ। देखो एक्ट्स फॉरबिडन बाय लॉ आर दोज विच आर पनिशेबल अंडर एनी स्टैट्यूट as well as those which are prohibited by the regulations or order made in exercise of authority conferred by the legislature। या मैम ये इतना टफ टफ सा दिख रहा है, अथॉरिटी कन्फर्ड बाय द लेजिस्लेचर, मतलब लॉ ने किसी को भी अथॉरिटी दी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका रेगुलेशंस बने हैं उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी काम किया है वो क्या है? प्रोहिबिटेड, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, ठीक है। इस पॉइंट में किसी को डाउट है क्या? आगे बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट इज when the consideration or objects are of such nature that if permitted it would defeat the provision of law। ये क्या बोल रहा है? थोड़ा थोड़ा समझो, समझ जाता है क्या किसी को? एक बार रीड करके समझो, कोई बच्चा है तो समझा सकता है। हाँ ट्रांसलेशन तो समझ में आ गया। ऐसा कब हो सकता है? किसी पर्सन को एक्चुअल में कोई एक्ट नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि लॉ ने क्या किया है? उसको मना किया, लेकिन फिर भी वो पर्सन क्या कर देता है? वो एक्ट कर देता है। तो इस सारे कंसिडरेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं? लॉफुल अनलॉफुल कंसिडरेशन। देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल इसके अंदर किसका एग्जाम्पल है? अभी आपका नाम क्या था? चार्मी। चार्मी का एग्जाम्पल लेते हैं ना, न्यू मेंबर है, ठीक है। चार्मी ने एक प्रॉपर्टी ली, कहाँ पे ली प्रॉपर्टी? वेसू के अंदर। एकदम उन्होंने नया नया प्लॉट खरीदा, अपना एकदम कंस्ट्रक्ट करवाया, ठीक है। पूरा प्लॉट नहीं है, पूरा बंगलो बनवाया। अब वो जो बंगलो है वो तो बनवा दिया, वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर पड़ी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैडम जानवी आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इतने टाइम से तो आप इनकम टैक्स के अंदर जीरो टैक्स बना रहे हो, आपके पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, 2.5 लाख रुपए कमाते हो आप तो साल का, तो इतना बड़ा बंगलो कैसे बना दिया? तो आपने क्या किया? कंटिन्यूअसली टैक्स के अंदर इतने सालों से टैक्स के अंदर डिफॉल्ट किया, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने आके क्या किया? इनका बंगला क्या करेगी गवर्नमेंट? इनोग्रेशन करेगी, क्या उसका सीज कर देगी, जब्त कर लेगी कि भाई आज से ये बंगला किसका हो गया? हमारा पास हो गया। तो आप इस प्रॉपर्टी को क्या करोगे? अब हम लोग इस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच के आपसे पैसा रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो चार्मी तो थी वो बड़ी स्मार्ट गर्ल थी। चलो मैंने फाउंडेशन पढ़ा है, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? जाके किसी नए पर्सन से, कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में गवर्नमेंट सोच भी नहीं सकती, क्यों? क्योंकि तो सीए फाउंडेशन में नए नए फ्रेंड बने थे। तो इन्होंने किसके साथ? आपके साथ। आपका क्या नाम है?
मानसी के पीछे भावना, ठीक है। तो इन्होंने भावना को जाके क्या बोला, एक काम कर भावना, जो गवर्नमेंट ये बंगलो बेच रही है वो तू खरीद ले, तू जितने पेमेंट गवर्नमेंट को करेगी उतना पेमेंट मैं देखो कर दूंगी, तुम वापस मुझे बेच दे, ठीक है। अब क्या गवर्नमेंट को क्या लगता है, आपको क्या लगता है चार्मी, गवर्नमेंट इतनी इंटेलिजेंट नहीं है क्या, उसको समझ नहीं पड़ता क्या? और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट निकाले, गवर्नमेंट ने देख लिया कि इन दोनों के बीच में ऐसा अग्रीमेंट बना हुआ है कि अल्टीमेटली भावना क्या कर रही है, मेयर से खरीदने के बाद किसको सेल करने वाली है, चार्मी को, ठीक है। ये वाला जो एक्ट अगर एक्चुअल में चार्मी कर देती है तो अगेन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनलॉफुल। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एक्ट था जो कि लॉ ने मना कर दिया था पहले, ठीक है। लॉ की नजर से ये एक्ट आपको करना नहीं चाहिए था, हमने आपको परमिशन नहीं दी, लेकिन फिर भी आपने जानबूझ के इधर उधर से कोई ना कोई जुगाड़ निकाला अपने इंडियन माइंडसेट से, और उस लॉ से बचने के बाद भी उसको डिफीट करके वही वाला एक्शन किया। गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि आप इस प्रॉपर्टी पे रहो ही मत, आप कभी इस प्रॉपर्टी पे रहो ही मत। गवर्नमेंट चाहती है कि हमको इनको जब्त करना है, हमको ये प्रॉपर्टी को यूज नहीं करने दे रहा है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के वापस इस प्रॉपर्टी का यूज करने की कोशिश की, सो दैट विल बी कंसिडर एज अ वॉइड, दिस अग्रीमेंट विल बी कंसिडर एज अ वॉइड। कौन सा अग्रीमेंट, जो आपके और भावना के बीच में हुआ है, दैट अग्रीमेंट विल बी कंसिडर एज अ वॉइड। व्हाई? बिकॉज इट इज डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ। क्लियरली समझ में आया थोड़ा बहुत ये, ठीक है। इस टाइप के कोई भी केस लॉज आएंगे तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके अंदर ए को आप लोग समझना चार्मी और बी को आप लोग समझना भावना, ठीक है। अभी मैं रीड करती हूँ। Charmi is sold for the arrears of revenue. Charmi state is sold for the arrears of revenue under the provision of Act of the Legislature, by which the defaulter is prohibited from purchasing the state. ठीक है, डिफॉल्टर कौन है यहाँ पे, हमारी चार्मी मैडम। नाउ बी यानी कि भावना जी अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग विद ए, यानी कि चार्मी से भावना ने अंडरस्टैंडिंग करके शी बिकम्स द परचेसर and agrees to convey the state to Charmi upon receiving from her the price which Bhavna has paid to the government. Now the agreement is void and it renders the transaction in effect a purchase by the defaulter and would so defeat by the object of law. क्या ये example clear हुआ? क्या ऐसा कोई कि मैम एक बार और रिपीट टेलीकास्ट, कोई ऐसा? आगे बढ़ सकते हैं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। When it is fraudulent, ये तो सिंपल सा हो गया। अगर मान ले आप लोगों ने जो भी अग्रीमेंट किया है उसका कंसिडरेशन ही अग्रीमेंट क्या है, वो फ्रॉडुलेंट है, या आपने कोई अग्रीमेंट किया है सामने वाले को फ्रॉडुलेंट पर्पज से एकदम, मतलब कि आपका इंटेंशन क्या है, सामने वाले को धोखा देना या फिर उसको कोई इंजरी करना, तो उस अग्रीमेंट को तो हम लोग अपने आप में क्या कंसिडर करते हैं, वॉइड कंसिडर करते हैं, एंड वो आपका कंसिडरेशन भी क्या हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है। फ्रॉड का मतलब इन जनरल टर्म्स क्या, आप किसी के साथ गलत कर रहे हो या उसकी वजह से सामने वाले पर्सन को क्या हो रही है, इंजरी हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द कंसिडरेशन इज इमोरल। इमोरल का मतलब क्या, जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग मॉरल नहीं माना जाता है, या जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ था किडनैपिंग वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो अगर किडनैपिंग के लिए आपने सामने वाले को कोई पैसा दिया तो मॉरल है क्या, नहीं। अभी देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर पी हैज एडवांस मनी टू डी a married woman to enable her to obtain the divorce from her husband, and D has agreed to marry him so as soon as she shall obtain the divorce। मतलब क्या बोला यहाँ पे, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला, यानी कि किसी वुमेन को बोला कि सुन अगर तू तेरे करंट हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेती है तो मैं देखो 20 लाख रुपए दूंगा और साथ में शादी भी करूंगा, ठीक है। तो एक काम कर, तो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ले और मेरे से शादी कर ले, बदले में तेरे को क्या देता हूँ, पैसे देता हूँ। क्या डाइवोर्स मॉरल माना जाता है क्या हमारी सोसाइटी के अंदर, नहीं। क्या एक मैरिड वुमेन का डाइवोर्स लेके किसी और अनादर पर्सन से ऐसे फ्रॉड वगैरह के पर्पज से शादी करना अगेन मॉरल माना जाता है क्या, नहीं। इसका मतलब आपने क्या बोला है, इमोरल एक्ट की वजह से सामने वाले को पैसा दिया है तो ये चीज कंसिडर नहीं होगी लॉफुल नजर के अंदर, ये सारी चीजें जो है अनलॉफुल मानी जाती है लॉ की नजर में। इस टाइप के केसेस जिसमें आप लोग हंस रहे हो ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है किसके कंसिडरेशन की, मतलब किस केस के अंदर आपका कंसिडरेशन इमोरल माना गया है। नाउ सीएमए वाले तो अभी एंजॉय करेंगे मैम, हमको क्या, हमको तो 4 में से टिक 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 करने, सीए वाले बेचारे रोएंगे मैम पूरा लिखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। When consideration is opposed to the public policy, मतलब कि क्या, जो भी आपकी नॉर्मल पब्लिक पॉलिसी है उसको अपोज करते हुए आपने कोई कंसिडरेशन रखा है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस,
द एक्सप्रेशन पब्लिक पॉलिसी कैन बी इंटरप्रेटेड आइदर इन द वाइड या फिर नैरो सेंस के अंदर। इसमें क्या हुआ, आपने इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिससे आपकी पब्लिक पॉलिसी जो है हार्म हो रही है, या इन जनरल किसी भी पब्लिक का फ्रीडम खत्म हो रहा है, ठीक है। नाउ ये जो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसके कुछ अग्रीमेंट्स के हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट क्या है, ट्रेडिंग विद एनिमी। एनिमी का मतलब दुश्मन, दुश्मन के साथ में जाके ट्रेड करें। पता चले इधर इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, हम पाकिस्तान की कंट्री के साथ में कराची बिस्किट खेल रहे हैं, आप हमको कराची बिस्किट बेचो, हम यहाँ पे सेल करेंगे, चलेगा क्या वो चीज? नहीं। एनिमी कंट्री के साथ में वॉर के टाइम पे आप लोग वैसे भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। सो इस टाइप का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में। चलो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल आप लोग मुझे पढ़ के बताओगे कि क्या है ये स्टफलिंग प्रोसिक्यूशन। हेलो, हाँ मैम बोलिए। हम्म। ओके। हाँ 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 हाँ, यस। हम्म हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। 12। अच्छा। हाँ, आज सिया बोली है वो एक पेपर देने के लिए आने वाली है वो, बीएसटी। नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, यस यस आई। ठीक है, डन डन। ओके। हाँ हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, ओके। समझा क्या थोड़ा थोड़ा? किसको समझा, आपको समझा? चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जिसको भी समझा है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर सकता है। यस। लीगल प्रोसीजर होता है जिससे ये पता चलता है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या हम्म जो भी वर्क हुआ है उसके अंदर लीगल ऑफेंस है कि नहीं। ओके। एनीवन एल्स? रीड करें साथ में, फिर धीरे धीरे समझे, चलेगा? चलो आ जाओ। An agreement to stifle the prosecution, that is an agreement to present the proceedings which are already instituted from running their moral course using force, tends to be preservation or abuse of justice, therefore such agreement is void। इतना एकदम ब्लैंक फिर से देख रहे हो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। फिर धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को सब आ जाएगा ना। द प्रिंसिपल इज दैट वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलोनी। द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी पब्लिक ऑफेंस इज जनरली इलीगल। देखो इस केस के अंदर पर्टिकुलरली क्या होता है, आप लोग पहले ये पूरा केस लो समझो, उसके बाद में हम लोग ऊपर वाली लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अपॉन द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड there is however a statutory list of the compoundable offenses। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि बेलेबल होते हैं, मतलब कि जिसको आपको बेल मिल जाती है आराम से, यानी कि छोटे छोटे ऑफेंसेस, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने ऐसी कुछ लिस्ट बता रखी है जो ऑफेंसेस अपने आप में क्या है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। एन अग्रीमेंट टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू सच ऑफेंस with or without the permission of court as the case may be in the consideration, the accused promise to do something for the complaint is not opposed to the public policy। देखो इसके अंदर दो केसेस हैं। पहली चीज क्या, एक पर्सन ने कुछ गलत काम किया, ठीक है, और दूसरे पर्सन को क्या बोला, सुन तू भी मेरे साथ इसमें इन्वॉल्व हो जा, तू भी मेरे अगेंस्ट में केस मत करना, मैं भी तेरे अगेंस्ट में केस नहीं करूंगा, दोनों मिलके क्राइम करते, ठीक है। किसके बारे में बात करी, क्राइम की ना। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन की बात हो रही है वो कंपाउंडेबल है क्या, नहीं, वो थोड़ा सा बड़ा प्रोसिक्यूशन है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब किसी और के अगेंस्ट में आपको लीगल प्रोसीडिंग चलानी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया, सामने वाले को अग्रीमेंट करके रोक दिया कि भाई चल ना तू मेरे अगेंस्ट में प्रोसीडिंग कर, ना मैं तेरे अगेंस्ट में प्रोसीडिंग करता हूँ, काम करते दोनों गलत गलत खेलते हैं, मतलब कि गलत गलत काम करते हैं, ठीक है। नाउ अभी इसके साथ में एडिशनली आपको क्या बोला है, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने, अगर मान लो आपका जो ऑफेंस है जिसके अगेंस्ट में आपको सामने वाले के अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग करनी चाहिए थी, अगर वो ऑफेंस कैसा है,
कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल मतलब कि कोई छोटा मोटा ऑफेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से मान लो सामने वाले पर्सन ने अगर कोई गलती भी करी तो आप उसको माफ कर सकते हो, या आप उसको कोर्ट में नहीं भी लेकर जाते हो तो वो इतना मेजर जो है, इतना मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तब तो दैट इज ओके, ठीक है। आप लोग म्यूचुअली एग्रीमेंट करो, एक दूसरे से फाइन लगाओ, पेनल्टी लगाओ, थोड़ा बहुत चार्ज वगैरह करके एक दूसरे को फ्री कर दो, दैट इज ओके, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बड़ा ऑफेंस है जिसमें आपने क्या किया, गलत के साथ में गलत का साथ दिया एंड सामने वाले को बोला कि यार तू क्या कर, प्रोसीडिंग मत कर, देन उस केस को हम लोग क्या मानेंगे, अगेन अनलॉफुल मानेंगे, ठीक है। अभी आप लोग इसकी लैंग्वेज पे मत जाओ, आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है। कुछ आवाज आ रही ना कहीं से, पता नहीं किस चीज की आवाज है, किसी की आवाज है क्या, इतना तेज आवाज बन रहा है इससे, ठीक है, कोई ना, चलो। तो इसका लैंग्वेज पे अपने को इतना नहीं जाना है, लेकिन कहीं भी आपकी बुक जहाँ पे भी है साइड में कॉन्सेप्ट लिख लो, ठीक है। आप लोग इजी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों ने समझा है उसका लैंग्वेज लिख लो। क्या लिखना है, सबसे पहले स्टिपिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब रॉन्ग पर्सन के साथ में जुड़ के रॉन्ग काम करना एंड प्रोसिक्यूशन को नहीं करना, यानी कि प्रोसीजन लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकना, ठीक है। देख रही हूँ कौन कौन नहीं लिख रहा है, कल उसी से पूछूंगी। मैंने लिखना है गलत पर्सन के साथ मिलके गलत पर्सन के काम में साथ देना एंड उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं करना, लीगल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट करना। या किसी को लीगल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से रोकना। लास्ट में ब्रैकेट में लिख दो नॉट एप्लीकेबल ऑन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। चलो आगे बढ़े, लिखा सब लोगों ने, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। वेयर ए अग्री टू सेल सर्टेन लैंड टू बी इन कंसिडरेशन ऑफ बी abstaining from taking the criminal proceedings against A with respect to an offense which is compoundable, the agreement is not opposed to the public policy। क्या हुआ यहाँ पे, ए ने बोला कि सुन मैं तेरे को मेरा सर्टेन पोर्शन ऑफ लैंड का जो है वो तेरे को सेल कर दूंगा, बस तू मेरे अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मत करना यार प्लीज। तो यहाँ पे जो ऑफेंस था वो कैसा था, कंपाउंडेबल था, यानी कि वो छोटा ऑफेंस था जो कि बेलेबल था, यानी कि लॉ की नजर में इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे इट इज नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी एंड दैट इज वाई। बट अगर मान लो ये अनकंपाउंडेबल ऑफेंस होता, यानी कि लॉ की नजर में थोड़ा सा बड़ा ऑफेंस होता, मान लो किसी का मर्डर कर देना, ठीक है, इस टाइप का कोई केस होता, तो ये क्या कंसिडर कर रहा था, ये ऑफेंस अगर अनकाउंटेबल होता तो ये ऑफेंस अपने आप में अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाता, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आए, दो चीजें आई है, फर्स्ट इज मेंटेनेंस, अनदर इज चैम्पर्टी, ठीक है। मेंटेनेंस का मतलब क्या है, इट इज एन अग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन द सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। मतलब कि क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई नए पर्सन को आपको पकड़ते, आपका नाम लक्ष्मी, अरे यार दो लक्ष्मी है, आसपास बैठते वक्त कंफ्यूजन होता है। आपका नाम रक्षिता, दीक्षिता, ठीक है। और हाँ आपका नाम मीत, मीत का नाम बट कम आता है, बार बार ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, दीक्षिता और लक्ष्मी की ना क्लास में लड़ाई हो गई, ठीक है, और इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि ये लोगों ने सीए फाउंडेशन से ज्वाइन किया और सीए फाइनल तक, ये दोनों सीए स्टूडेंट्स हो क्या, दोनों सीए में हो, दोनों सीए में, हाँ। तो सीए में फाइनल तक इनकी लड़ाई चलती रही, ठीक है। बाद में ये लोग सीए में बन गए, दोनों ने अपनी अपनी प्रैक्टिस खोल दी। अब क्या हुआ यहाँ पे, लक्ष्मी ने ना कोई पर्टिकुलर कोई केस लॉ होगा इनका, जो केस के अंदर ये फंस गए और क्लाइंट ने इनके अगेंस्ट में क्या कर दिया, लीगल सूट फाइल कर दिया। और क्लाइंट कौन है यहाँ पे,
मीत, ठीक है। सो मीत को कुछ गड़बड़ लगा तो इन्होंने क्या किया, लक्ष्मी अगेंस्ट पे केस फाइल कर दिया। और यहाँ पे दक्षिता समवेयर न जाने कहाँ से पिक्चर में आए और दक्षिता ने क्या बोला, मीत इसके अगेंस्ट में अगर मान ले तू केस लो चलता ही रहेगा, मतलब तू तेरा केस वापस नहीं लेना और तेरे केस को और कुछ ना कुछ जो है लीगल ऑब्लिगेशन लगा के इसको कंटिन्यू रहने दे, ठीक है। कुछ भी कर, बस ये केस तेरा बंद नहीं होना चाहिए, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दूंगी उस चीज के। तो ये टाइप का केस क्या होगा, मेंटेनेंस, मतलब ये केस क्या करना, मेंटेन करके चलना। क्या यहाँ पे दक्षिता का इन दोनों के केस लो में कुछ इंटरेस्ट था क्या, कोई पर्सनल इंटरेस्ट था, नो, देयर वाज नो इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी दक्षिता को क्या करना था, लक्ष्मी को परेशान करना था, और परेशान करने के चक्कर में उन्होंने मीत से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि तेको बस ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, बंद नहीं करना है, ये जो केस लो चल रहा है बस इसको चलने देना है। सो दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस। नाउ चैम्पर्टी क्या होता है, देखो चैम्पर्टी इज एन अग्रीमेंट in which the person agree to assist another in the litigation in exchange of promise to hand over the portion of proceeds of the action. Now यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दक्षिता और लक्ष्मी, ठीक है, और यहाँ पे मीत, तो ये लोग सीए फाउंड, ये तीनों फ्रेंड्स थे, अभी ये तीनों एकदम फ्रेंड्स बन गए, यानी कि मीत अब अननोन नहीं रहे। सो ये लोग सीएमए फाउंडेशन से लेके सीएमए फाइनल तक ये लोग अच्छे खासे फ्रेंड्स रहे, ठीक है। उसके बाद तीनों ने अपनी अपनी प्रैक्टिस ओपन करी, तीनों कॉन्टैक्ट में तो थे, नेटवर्किंग फॉर्म्स तीन लोगों की। तो यहाँ पे क्या किया, एक पर्टिकुलर ऑडिट आया, बहुत बड़ा कॉस्ट ऑडिट आया, ठीक है, कब, 4 साल बाद एक बहुत बड़ा कॉस्ट ऑडिट आया। तो मीत ने बोला दक्षिता को, सुन तूने ये क्लाइंट संभाले क्या इससे पहले, मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट है। तो दक्षिणा ने बोला यार मैंने तो सर्विस क्लाइंट ही मेंटेन किए थे। सुन वो क्या बोलते हैं, लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पास बहुत लक्ष्मी है, तो वो है ना इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैंडल करने के लिए अपन लोग लक्ष्मी के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी ने क्या किया, क्लाइंट का मेजॉरिटी ऑफ द काम है ना वो किनसे करवाया, मीत और दक्षिता से। पैसे कितने किसने रख लिए, पूरे के पूरे अपने पास रख लिए। मतलब लक्ष्मी ने कितनी, उस क्लाइंट की बहुत बड़ी फीस आई, तो 60 लाख रुपए की फीस आई थी। इन लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था 20-20 लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन 60 लाख पूरा किसने रख लिया, लक्ष्मी जी ने, क्योंकि लक्ष्मी जी के पास धन है ही, तो उन्होंने पूरा रख लिया। और उसके बाद बोला कि यार ये जो प्रोसीडिंग्स है ये मतलब जो भी है काम तुम लोग करो। अब क्या हुआ, क्लाइंट ने देखा तो वो कॉस्ट मैनेजमेंट, वो जो कॉस्ट ऑडिट की पूरी रिपोर्ट आई थी उसके अंदर क्या निकल गया, फ्रॉड निकल गया। और वो एम्प्लॉय का फ्रॉड ऐसा निकला जो कॉस्ट ऑडिट में पकड़ा ही में आना चाहिए था, लेकिन इन दोनों ने पकड़ा नहीं। तो लक्ष्मी ने क्या बोल दिया, मैं तो इस केस में हुई नहीं इन्वॉल्व, तुम ही लोग हो, ये लोग तुम्हारे पैसे और तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो यहाँ पे अभी दक्षिता ने, मीत को बहुत गुस्सा है, तो मीत ने क्या बोला, मैं तो क्या करूंगा, लीगल केस फाइल करूंगा, ठीक है। दक्षिता ने यहाँ पे क्या बोला, सुन मैं तेरे को हेल्प करूंगी। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, अपन दोनों लीगल केस फाइल करते हैं, अगर कल को केस लोग कुछ भी प्रूफ हो जाता है तो अपन को 60 लाख के ऊपर 447 के अकॉर्डिंग 60 लाख और ऊपर से मिलेगा। फ्रॉड के केस में लाइबिलिटी डबल हो जाती है, तो अपन लोग क्या करेंगे, 1,20,00,000 का अमाउंट 50-50 डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दक्षिता का एक्चुअल में इंटरेस्ट था क्या कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया ना, देखा जाए तो इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है उनका, ठीक है। मेंटेनेंस में इंटरेस्ट था क्या, नहीं। यहाँ पे सेकंड वाले केस में इंटरेस्ट था क्या, यस। सो देखिए मेंटेनेंस में क्या हो रहा है, आप सामने वाले को सिर्फ टीज करना चाह रहे हो, इस वजह से आप क्या बोल रहे हो कि भाई कोर्ट का केस चलाते रहे, ठीक है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या बोल रहे हो, कोर्ट का केस चलाते रहो, ये तो है मेंटेनेंस। चैम्पर्टी में आपका समवेयर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कहीं पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट फंसा हुआ है, ठीक है। सो अभी इसको रीड करो, देखो इसमें क्या होता है, ए ऑफर बी 2000 if he sues C for the case which they have settled mutually under the provision of law just to annoy C, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या समझो, ए कौन है आपकी, दक्षिता, ठीक है, दक्षिता यहाँ पे ए है, बी कौन है, मीत, और सी कौन है, लक्ष्मी, ठीक है ना। यहाँ पे दक्षिता ने मीत को क्या ऑफर किए, 2,000 रुपए। अगर वो लक्ष्मी के अगेंस्ट में जो भी केस चल रहा है, जो उन लोगों ने ऑलरेडी सेटल कर लिया है, उस केस को वो बंद नहीं करते हैं, तो जस्ट टू अनॉय लक्ष्मी। सो यहाँ पे ये एग्रीमेंट क्या बन जाएगा आपका, मेंटेनेंस। क्या किसी को इसमें डाउट है, कोई ऐसा किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े चैम्पर्टी पे ना। चैम्पर्टी वाला केस देखते हैं, देखो इसमें क्या हुआ, ए अग्री टू पे द एक्सपेंसेस टू बी, यहाँ पे इफ ही sues C and B agrees to pay half of the amount received from the receipt of the suit, there is an agreement of चैम्पर्टी। यहाँ पे ए और बी कौन है, दक्षिता और मीत, ठीक है। तो ए ने यानी कि दक्षिता ने क्या बोला, बी को कि सुन मैं सारे एक्सपेंसेस पे कर दूंगी अगर तू लक्ष्मी के अगेंस्ट में केस फाइल कर रहा है,
एंड यहाँ पे दक्षिणा ने क्या किया, हाफ ऑफ द अमाउंट, जितना सीयू के अगेंस्ट में जितना अमाउंट आया, हाफ ऑफ द अमाउंट किसको दे दिया, अगेन मीत को दे दिया. सो दिस इज द अग्रीमेंट ऑफ चैम्पर्टी. द अग्रीमेंट ऑफ सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस और चैम्पर्टी इट वैलिड अनलेस, मतलब कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाते हैं, वैलिड मान सकते हैं अगर इट इज अनरीजनेबल सो एज टू बी अनजस्ट टू द अदर पार्टी. मतलब कि अगर आप अननेसेसरी किसी पार्टी को परेशान नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे एक्चुअल में ये केस क्या है, वैलिड है, मतलब कि इनका दूसरे पर्सन को अनोय करना अगर यहाँ पे जायज है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉ को करो परेशान. सामने वाले को आप पैसे दे रहे हो, आपके पैसे लग रहे, लॉ का क्या मतलब है, ठीक है. सो लॉ क्या बोलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं. कब, अगर आप लोग थोड़ा बहुत अनरीजनेबल, मतलब सामने वाला जो है वो पार्टी अनरीजनेबल नहीं है, सॉरी अनरीजनेबल है, तो आप ऐसा कर सकते हो. नेक्स्ट क्या बोला है, इट इज मेड बाय अ malicious motive like that of gambling in litigation or appraising other party by encouraging the unrighteous suits and not with the bona fide object of assisting a claim believed to be just. मतलब कि क्या, अगर आपका कोई malicious intention नहीं है और आप ये चीज कंटिन्यू कर रहे हो, या फिर मान लो अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाली जो पार्टी है उसने कुछ अनरीजनेबल क्या है, कुछ अनजस्ट क्या है, तो आप ये चीज कंटिन्यू कर रहे हो, तब मेंटेनेंस और चैम्पर्टी जो है अनलॉफुल नहीं माना जाता है. अदरवाइज ये क्या माना जाता है, अनलॉफुल. क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट है एनीवन, ठीक है. इधर का एसी ऑन कर ले क्या थोड़ी देर, अब गर्मी लग रही है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स. मतलब क्या होता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत एकदम, कोई ऐसा है आपकी क्लास में जिसको एकदम पद्म भूषण अवार्ड मिल सकता है या डिजर्व करता है कोई पर्सन, वॉइस एनीवन वोटिंग, लक्ष्मी. चलो, लक्ष्मी को क्या हुआ, पद्म भूषण अवार्ड मिला या भारत रत्न अवार्ड मिला गवर्नमेंट से. उन्होंने क्या किया, 2 करोड़ रुपए में सेल है, किसको चाहिए किसको चाहिए, मेरे को 2 करोड़ रुपए ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं. अगर मान लो, या फिर मान लो लक्ष्मी को मिलने वाला था और वो चीज भावना को चाहिए थी, तो भावना ने बोला सुन मैं 2 करोड़ रुपए दूंगी, तेरे को जो भी मिले ना मुझे दे देना. या फिर मान लो कोई गवर्नमेंट की ऑफिशियल अथॉरिटी की कोई पोजीशन किसी और पर्सन को मिलने वाली थी, और सामने वाले पर्सन ने क्या किया, पैसे लेके, ऐसा होता है ना पोजीशन चेंज करते, कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से आप कांग्रेस में चले जाते हो, यानी कि आप अपनी सीट सेल कर देते हो कि अब मुझे कांग्रेस में जाना है. सामने वाली पार्टी खुद बोलती है सुन तू आज कांग्रेस की पार्टी है, अगर तेरे को बीजेपी में आना है तो बीजेपी में अगर आ जाएगा तो हम तेरे को कितने रुपए देंगे, 50, जितने भी है मान लेते को हम 5 करोड़ रुपए देंगे, अपनी सीट छोड़ दे. तो इस टाइप के जो भी अग्रीमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके अनलॉफुल होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस. एन अग्रीमेंट टू ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस इज अपोज्ड टू द public office as it interferes with the appointment of the person who is best qualified for the service of the public. यानी कि जो भी पर्सन बेस्ट क्वालिफाइड है सर्विस के लिए, आप उसको अपॉइंट नहीं होने दे रहे हो, किसी और पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट हो जाएगा. सो दैट इज वाई आपका पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाता है. पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी no money consideration for the appointment of an office in which the public is interested. IAS, IPS ये सारी जॉब पोजीशन के लिए क्या किसी को पैसा खिलाने की जरूरत है क्या, नहीं. जो भी पब्लिक के लिए बेस्ट पर्सन है वो पर्सन का अपॉइंटमेंट होना चाहिए. राइट नाउ the following are the examples of agreements that are void since they are tantamount to sale of the public offices. अगर इस टाइप के आपने examples, मतलब इस टाइप के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हुए तो वो क्या हो जाएंगे, void हो जाएंगे. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला है, an agreement to pay money to the public servant in order to induce him to retire from his office so that the another person may secure the appointment is void. मतलब कि क्या, आप अपनी पोजीशन से जल्दी से रिटायर हो जाओ ताकि इस पर्सन को गद्दी मिल जाएगी, इस टाइप का कोई अग्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, void. नेक्स्ट क्या है, एन अग्रीमेंट टू प्रोक्योर अ पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन लाइक पद्म भूषण फॉर द रिवॉर्ड इज void. कि भाई तू, मैंने अग्रीमेंट कर लिया कि मुझे पद्म भूषण मिल जाएगा तो तू मेरा नाम ले देना या मैंने तेरी हेल्प करी, इसका कुछ भी अग्रीमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, void. सुना ना लक्ष्मी, इस टाइप के अग्रीमेंट क्या होते हैं, void होते हैं, तो आप नहीं कर सकते हो ऐसा कुछ भी. ठीक है, चल. Harish paid 15,000 to the officer to give his son the job in the Forest Department of India. Now, on failure by the officer, he could not recover the amount. As such, contract amounts to trafficking in the public office. मतलब सामने वाले ने क्या किया, 15,000 भी जेब में रख लिए और सामने वाले को पोजीशन भी नहीं थी. अब वो पर्सन जाके लीगल फाइल कर सकता है क्या, कोर्ट क्या बोलेगी, void agreement है. ये क्यों, चलो तुमको डालते जेल में, ऐसा बोलेगी.
अग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, मतलब क्या मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर। मतलब मुझे पूरे मार्केट पे क्या करना है, राज करना है। अब आपने सामने वाले को इस तरीके से अग्रीमेंट किया, सुन तू भी बिजनेस मत करना, तू भी बिजनेस मत करना, मेरे को अकेले को करने दे, ठीक है? तो ये क्या होता है, इस टाइप के अग्रीमेंट जो होते हैं वो अनलॉफुल हो जाते हैं। बट देर आर सर्टेन अग्रीमेंट्स जो कि हम लोग लॉफुल मानते हैं। कौन से अग्रीमेंट्स होंगे उनको आगे पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना देखो, अग्रीमेंट हैविंग फॉर देयर ऑब्जेक्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोलीज टू द आर अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर वॉइड। क्यों मोनोपोली एक तरीके से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में क्यों मानी जाती है, क्या लगता है? क्योंकि मैम मोनोपोली जो होती है ना वो मतलब कि मार्केट के अंदर एक गलत इफेक्ट डालती है। अगर सिंगल सेलर होगा तो वो पूरे मतलब कि जितने भी बायर होगा उनको लूट लेगा हाँ, अच्छे से। राइट। इसीलिए इसे मतलब कि मेनली गलत माना जाता है। सो मोनोपोली से क्या होता है, अगर मान लो अगर एक ही पर्सन है, मान लो पूरा सेल आपका रजिस्टर जो है, रजिस्टर सप्लाई करने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है, तो क्या जो मन चाहे रेट लगाएगी कि नहीं? जो उसको क्वालिटी देना होगा देगी क्या? नहीं, उसको पता है कि कोई और है ही नहीं, मेरे आड़े लगने वाला कोई और पर्सन है ही नहीं, तो मैं जैसी चाहूँ वैसी क्वालिटी दूंगी, जितने चाहो उतने दाम मांगू, कोई कौन है? तो ये क्या माना जाता है जनरली पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, ठीक है? लेकिन देर आर सर्टेन अग्रीमेंट जिसको हम लोग यहाँ पे अग्रीमेंट स्टैंडिंग टू क्रिएट द मोनोपोलीज के अंदर हम लोग कंसिडर नहीं करते, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। अभी मैं रेफरेंस के लिए आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपने जिस नेचर का बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने बाकी पार्टनर्स के साथ में क्या अग्रीमेंट किया कि सुनो अगर यहाँ से पार्टनरशिप तोड़ के जाते हो तो अगले 1 साल तक इस टाइप के बिजनेस के अंदर आप दूसरे के साथ में, कॉम्पिटिटर के साथ में पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। क्या ये एक तरीके से जस्टिफाइबल है या नहीं? नहीं तो यहाँ के सारे सीक्रेट जाके वहां पे बता देगा, ठीक है? या फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नया बिजनेस, सॉरी पुराना बिजनेस, आपने उसकी गुडविल सामने वाले पर्सन को बेच दी, ठीक है? अब आपने सामने वाले पर्सन को आपके बिजनेस का नाम बेचा है, तो सामने वाले पर्सन ने क्या बोला कि यार इस पर्टिकुलर दिस एरिया के अंदर अंदर 2-3 साल तक, अगले 2 सालों तक प्लीज बिजनेस मत स्टार्ट करना। आपको इस रेडियस के बाद, यानी कि यहाँ से 10 किलोमीटर के बाद में कहीं भी आपका बिजनेस स्टार्ट कर दो, नहीं तो मेरा आपसे गुडविल खरीदा हुआ तो वेस्ट हो जाएगा, लोग तो वापस आप ही के पास आके माल खरीदेंगे ना। इस वजह से अगर आप इस टाइप का कोई रेस्ट्रिक्शन लगाते तो वो चलता है क्या? यस, दैट इज ओके। लेकिन आपने सामने वाले को बोला अगले 10 सालों तक आप इंडिया के कहीं भी आप कहीं पे भी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो, इज इट जस्टिफाइबल? नो। तो आप अगर रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो दैट इज ओके, ठीक है? नाउ फॉर एग्जांपल, अगर एज ए एम्प्लॉय आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में आते हो, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट कोई कंपनी आपसे बोलती है जब तक आप हमारे साथ कंपनी के साथ जुड़े हुए हो आप सेम टाइम की कंपनी में किसी और कंपनी में जॉब नहीं कर सकते हो, क्या ये चलेगा? क्या रीजनेबल है? तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, वो मोनोपोलीज के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं। अपकमिंग चैप्टर्स में हम लोग रीड करेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ सुन के रखो, ठीक है? नेक्स्ट इज मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। ये तो बड़ा फेमस है, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, एन अग्रीमेंट टू नेगोशिएट द मैरिज फॉर रिवॉर्ड which known as the marriage brokerage agreement is void, that is opposed to the public policy. For instance, an agreement to pay money to a person to hire to procure a wife is opposed to the public policy and therefore void. मतलब क्या बोला आपने सामने वाले पर्सन को, आपकी बेटी मुझे दे दो मैं आपको इतने रुपए दूंगा, ठीक है? या मान लो आपने एक कमीशन एजेंट रख दिया, सुन मुझे इस पर्टिकुलर लड़की से शादी करनी है तो तू मेरी सेटिंग कराएगा तो मैं तुझे इतने लाख रुपए दूंगा, ब्रोकर को बोला, ठीक है? यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने के लिए अगर आपने अलग से कमीशन बेसिस पे किसी को पेमेंट वगैरह किया तो दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है? नाउ अभी आप लोग बोलोगे मैम शादी.com तो चलता है, वो भी तो कमीशन खाता है। वो ऐसा थोड़ी है कि मतलब जबरदस्ती पीछे बढ़ जाता है कि नहीं इस पर्सन को करवानी है, इस पर्सन को मिलवानी है, वो तो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, सो दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन इस टाइप का जो ब्रोकरेज का अग्रीमेंट वाला जो होता है वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है? Not marriage bureau only provides the information and does not negotiate the marriage for the reward, therefore it is not covered under this point। यानी कि शादी.com वगैरह क्या होते हैं, वो सिर्फ आपके बायोडेटास वगैरह अपलोड करके रखते हैं, आपको पूरा ऐसा इंड्यूस करते हैं क्या इसी पर्सन से शादी करो, ये आपका बेस्ट मैच है, नहीं करोगे तो हम पैसे काट लेंगे, करेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। सो इस टाइप के अग्रीमेंट्स में कौन से कवर्ड है कौन से नहीं कवर्ड है समझ में आया? अंकित आ जाओ, आगे आ जाओ, बुक उठाओ और आगे आ जाओ फटाफट। और कोई है जिसको नींद आ रही है? केशव साथ देना है क्या अंकित का? ठीक है अंकित आप आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इधर उधर देखना ही नहीं, आप ही की बात हो रही। लक्ष्मी के आगे मुझे ऐसी लगती है किसी दिन ऐसे 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 होती रहती है।
आसपास वाले ना ध्यान रखना, ठीक है, कौन सो रहा है। कोई सोएगा, अगर किसी ने बताया कि मैम ये सो रहा है तो उसको मेरी साइड से एक प्राइज मिलेगा एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। चलो, अच्छा, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सोगा होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, उसके ना हम लोग एक अच्छी सी एक्टिविटी रखेंगे, ठीक है। और उस एक्टिविटी के अंदर जो भी फर्स्ट 4 टॉपर्स रहेंगे, उसका, उस टॉपर्स को मेरे और आदित्य सर और पूजा मैम के साथ में हम लोग एक डिनर पे लेकर जाएंगे उन बच्चों को, चारों टॉपर्स के साथ में, प्लस उनके फ्यूचर करियर के बारे में जो भी उनका गाइडेंस या पर्सनल लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स है या फ्यूचर का जो भी गाइडेंस है, वो हम लोग सारा वो पर्सनल डिस्कशन उस पर्टिकुलर डिनर पे रहेगा, ठीक है। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना। अच्छा, अभी से प्रिपरेशन हो रही है क्या? अच्छा, कौन आएगा उस फर्स्ट टॉपर में, एनी केसेस? ऐसे अपने आप के लिए भी वोट कर सकते हो कि मैम मैं आऊंगी ऐसा, या मैं आऊंगा। अच्छा, ये एक का हाथ रेज हुआ है, और लक्ष्मी, चलो एक एक का नाम आया, और रोशन का नाम आया, और लास्ट में आपका क्या नाम था? अंकित नाम है ना आपका भी? आपका नाम? चिराग। अच्छा, चिराग का नाम है। और किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैम हम फर्स्ट 4 में आएंगे? और कोई नहीं है ऐसा कि मैम हम फर्स्ट 4 में आ सकते हैं, हम डिनर में चल सकते हैं, ऐसा कोई? 6 लोग, फर्स्ट 4 ओनली। नो 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 नो, फर्स्ट 4, ठीक है। जो भी फर्स्ट 4 रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट 4 के साथ सेपरेटली हम लोग के साथ में डिनर प्लान होगा, प्लस उसके अंदर हम लोग थोड़े बहुत आपकी लाइफ के इनसाइट्स के बारे में आपको गाइड करेंगे, ठीक है। सो बी रेडी, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसके साथ में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करो। चलो आ जाओ, अभी तो टाइम है एक्टिविटी में, तब तक तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आप लोग। वो एक्टिविटी आपकी अनाउंस हो जाएगी, सिर्फ ये समझ लो कि आपका टेस्ट होगा, ठीक है। जो भी एक्ट है, तीनों एक्ट में से किसी भी एक्ट का या 2 एक्ट का कॉम्बिनेशन में रख के आपको टेस्ट दे सकते हैं। उस टेस्ट के अंदर अगर मान लो सीए वाले बच्चे, तो क्या होगा, रिटर्न या फिर पूरे पूरे आंसर्स आपसे पूछ सकते हैं। अगर मान लो सीएमए वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। नाउ आ जाओ, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। ये क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब क्या? टांगड़ा, परफेक्ट नाम दिया एकदम, टांगड़ा, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या? न्याय। न्याय क्या होता है इंडिया के अंदर? कोर्ट। कोर्ट के किसी भी डिसीजन में आप क्या कर रहे हो, बार बार टांग अड़ा रहे हो, तो इसको क्या माना जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा। तो an agreement whose object is to induce any judicial officer of the state who are partly or partially or corruptly is void or as it is opposed to the पब्लिक पॉलिसी। मतलब आपने क्या किया, लॉयर छोड़ो, कल्प्रिट छोड़ो, हमने तो क्या करा, जज को ही जाके पैसे खिला दिए कि भाई मेरे फेवर में आंसर देना। तो अभी क्या है, ये अनलॉफुल माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा? हम लॉफुल है, तो जज को पैसे दिए हैं, तो जज को जो भी पैसे देते वो तो लॉफुल होता है। अभी बताते हैं तुम लोग को, कोई किसने पढ़ाया बोलो, मेरा मेरा ऊर्जा मैम का नाम फंसाओगे तुम लोग। उसको क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को। नाउ इंटरेस्ट अगेंस्ट दी ऑब्लिगेशन, ये क्या है? इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन, ये क्या हो सकता है? रीड करो, रीड करके कौन बताएगा? इजी है ये वाला, इजी है, स्टफलिंग प्रोसिक्यूशन जैसा नहीं है सच में। क्या क्या रीड नहीं किया? रीड बिल्कुल भी रीड नहीं किया। मैं जिससे पूछूंगी उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा टूटा फूटा कुछ भी चलेगा। तुम लोगों ने जो ऊपर पढ़े ना इतने सारे पॉइंट्स, उसका भी थ्योरी चिपका सकते हो, चलेगा। आई थिंक आप सबका रीड करके हो गया है। चलो, फर्स्ट 4 में आपको चांस देते हैं, आप नए नए मेंबर हो ना क्लास के। एनी आइडिया क्या लिखा है? थोड़ा सा भी टूटा फूटा कि मैम ये हो सकता है, कुछ भी बोलो, ऐसा भी बोल सकते हो ABCD XYZ, चलेगा। चलो मेरे साथ में एक बार रीड करो, फिर उसके बाद पूछती हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, अभी अभी चांस नहीं है,
आपका एक बार हो चुका है ना, अब नए मेंबर्स को भी चांस मिलना चाहिए। देखो, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ अग्रीमेंट दैट आर void as they tend to create an interest against obligation. The object of such agreement is opposed to the public policy. Now, first agreement क्या है? An agreement by an agent to receive without his principal consent compensation from the another for the performance of his agency is invalid. Next is A, who is the manager of the firm, agree to pass a contract to X if X pays A 2 lakh privately, that agreement is void. लक्ष्मी आप, okay, पीछे वाले लक्ष्मी आप, ये मतलब थोड़ा वैसा हो गया कि ना आपके पास स्किल है पर सामने वाले के पास नहीं है, तो उसको वो काम दे देना, उससे पैसे लेना। ओके, स्किल है और सामने वाले के पास नहीं है, तो आपने उसको पैसे दिए कि तू मेरी जगह काम कर दे वैसे। ओके, आप भाग्यश्री आप, ऐसे जो नीचे दिखता है उसका नंबर तो पहले आता है। अब आपको तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, जो लक्ष्मी ने बोला वही रिपीट कर दो, चलेगा? बोलो 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 जल्दी, आप नहीं बोलोगे तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। क्लास वाले थोड़ा प्रेशर बनाओ भाग्यश्री के ऊपर। कुछ भी बोलो, चलेगा। इसे वैसे ही थोड़ा क्लास में टाइम पास कराने के लिए है, ताकि आप लोग सो नहीं जाओ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये वाला देखते हैं, ठीक है? कौन सा वाला देखते हैं? ये वाला देखते हैं, ठीक है? आप में से कौन है जो सबसे पहले सीए बनेगा या सीएमए बनेगा? हेनरीज सबसे फर्स्ट। अपना अपना वोट देना है, ऐसे आसपास वालों को वोट नहीं देना। जल्दी, कौन है? कोई एक को भी नहीं लग रहा है मैं सीए बनूं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई? भजन कीर्तन कर रहे हैं। चलो अंकित का आया, हमने सबसे पहले अंकित का आया, तो अंकित का ले लेते हैं। अंकित ने सबसे पहले सीए बने, ठीक है? सीए बनेंगे, आप सीएमए बनोगे? सीए, आप सीए बने और इन्होंने क्या करी? अपनी फॉर्म खोल दी, ठीक है? फॉर्म खोलने के बाद इनको समझ में आया कि नहीं यार जॉब में ज्यादा पैसा है, मैं जॉब में जा रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया? किसी और के अंदर, प्रिंसिपल के अंदर में थोड़ा बहुत अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है? और वहां पे इनको तो इन्होंने देखा यार प्रिंसिपल तो कमाता है कितना साल के, सॉरी हर कॉन्ट्रैक्ट से 10 लाख रुपए। सारा काम कौन करता है? मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी ये 10 लाख रुपए, तो ये तो गलत बात है। तो इनको थोड़ा गुस्सा आ ही रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने देखा, ऑडिट करते करते, काम करते 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 सारे इनवॉइसेस वगैरह चेक किया। उन्होंने ये क्या है, ये तब 50 लाख के एक्सपेंसेस तो निकले, लेकिन ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका परमानेंट मुझे कोई एविडेंस वगैरह नहीं मिल रहा है। मैनेजर के पास गए, उससे में तो पहले थे, कितना काम करवाते, इतनी सैलरी मिलती है, क्या है ये सब? फिर उन्होंने फटाफट मैनेजर को बोला ये क्या तरीका है आपका, आप कहाँ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स किधर है, इनवॉइस किधर है? मैनेजर पहले तो एकदम हिल गया, ठीक है? उसने बोला मैं देता हूँ सर, देता हूँ। थोड़े बहुत दिया, फिर वापस बाकी के, अंकित ने मुझे बाकी के किधर है? तो मैनेजर ने बोला सर आप बैठो ना, थोड़ा ठंडा पानी तो पियो। बोलते अरे मेरे को मेरा काम खत्म करना है, बाकी के किधर है? तो मैनेजर ने क्या बोला, सर थोड़ा ठंडा पानी तो पियो, कितना एक्सपेंस है, कितना एक्सपेंस नहीं मिल रहा है? तो अंकित ने अपने कितना बोला, अपना 50 में से 25 के मिले, 25 किधर है? तो फिर मैनेजर ने बोला एक काम करते, इस 25 में से 20 अगर मैं आपको ही दे दूं तो? मतलब कि वहां पे क्या बोला मैनेजर ने कि सर सैलरी तो आपको इतनी सी मिलती है, कितनी मिलती है? लाख रुपए की सैलरी, और क्या आपसे कितना काम करवाते हैं? देखो 10 लाख रुपए में आपका जो मेन है उनको देता हूँ, आपको 10 सिर्फ 1 लाख रुपए देता है वो। अगर इसमें से 20 लाख रुपए जस्ट डबल जितना आपको प्रिंसिपल को भी नहीं उतना मिल जाओ तो कैसा रहेगा? तो अंकित ने बोला एकदम बराबर रहेगा। तो समझ में आया। तो फिर अंकित ने वहां पे क्या किया, डील कर दी। तो क्या ये डील वॉइड होगी कि वॉइडेबल होगी, मतलब एक्सेप्टेबल होगी? वॉइड हो जाएगी। अगर मान लो अंकित ने बोला नहीं मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है फाउंडेशन के अंदर, अगर मैंने आपको हाँ कर दिया तो कोर्ट मेरी बैंड बजा सकता है। तो आपने क्या बोला, मैं रुक जा, हाँ भी करता हूँ, प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन भी करता हूँ। तो अंकित ने क्या किया, अपने प्रिंसिपल जाके कंप्लेन कर दिया और बोल दिया, क्या बोल दिया, मैनेजर को चिल्ला के बोल दिया मैं एक ईमानदार सीए हूँ, तो मेरे से फालतू की बातें आज के बाद करना मत, या तो 25 लाख का ब्यौरा दो, नहीं तो मैं ऑडिट रिपोर्ट में क्या कर रहा हूँ तुम लोग का क्लियरली कच्चा चिट्टा लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो अभी वापस ये लास्ट वाला एग्जाम्पल पढ़ना, अब समझ में आएगा। ए कौन है अपने? अंकित। सो हु इज द मैनेजर, सॉरी अंकित नहीं, ये तो मैनेजर है, ये मैनेजर साहब है। मैनेजर साहब किसको बना, केशव को बना देते हैं, ठीक है? केशव ऐसा बोल सकते हैं अंकित। सो ए इज यानी कि केशव हु इज द मैनेजर ऑफ द फर्म, ही अग्री टू पास द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स यानी कि अंकित, इफ एक्स पेज टू ए 20,000 प्राइवेटली, द अग्रीमेंट इज वॉइड। अभी के लिए ना ये नाम हटा दो, ठीक है? अभी सिर्फ ये एग्जांपल पढ़ो। ए हु इज द मैनेजर ऑफ द फर्म अग्री टू पास द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स इफ एक्स पेज टू अग्री कितना 20,000 प्राइवेटली, यानी कि आपने फर्म के बाकी लोगों को कुछ बताया ही नहीं
और बोला कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेटली आपको पास कर दूंगा अगर आप मुझे इतने रुपए दोगे, तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। ठीक है, अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल वापस पढ़ते हैं। ऊपर वाले में क्या लिखा है, एन अग्रीमेंट बाय एन एजेंट। एजेंट कौन होता है, जो किसी और के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, जिसके भी बिहाफ पे काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एन अग्रीमेंट बाय एन एजेंट, एजेंट ने जाके क्या काम कर दिया, प्रिंसिपल के कंसेंट लिए बिना, उसकी एक्सेप्टेंस लिए बिना उसने किसी अनादर पार्टी से जाके क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड। मतलब कि बेसिकली लक्ष्मी ध्यान से सुनना, स्किल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है अथॉरिटी की। किसकी हो रही है, अथॉरिटी की। जिस काम का आपको अथॉरिटी नहीं है, आपके ऊपर और कोई और पर्सन बैठा है। अब मान लो अंकित है, तो अंकित के ऊपर कौन बैठा था, प्रिंसिपल बैठा था ना। अगर इस टाइप का कोई अग्रीमेंट करता भी मैनेजर के साथ में, तो प्रिंसिपल करता, अंकित थोड़ी कर सकते थे। सो दैट इज वाई आपके ऊपर जो पर्सन बैठा है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं थी। तो आपने उस पर्सन को बताए बिना प्राइवेटली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, सो दैट इज वाई द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल। ये इस टाइप के एग्जाम्पल है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े, चल। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, मतलब कि क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब उसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंसिडरेशन का मतलब प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है, अब इस सेट ऑफ प्रोमिसेस में से एक सेट जो है वो तो एकदम प्योर है, वो तो एकदम बराबर है, पर दूसरा जो सेट ऑफ प्रॉमिस है उसमें क्या है, गड़बड़ी है। ठीक है, या मान लो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के दो पहलू, उसमें से एक पहलू तो आपका लॉफुल है, दूसरा पहलू जो है वो क्या है, अनलॉफुल है। मान लो आपने सामने वाली पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सुन मैं तेरे को ना अपनी कार गिफ्ट करूंगा, बस तू सामने वाले के बेटे को उठा ले। ठीक है, अब कार गिफ्ट करना अपने आप में एक तरीके से देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी और को किडनैप करना क्या है, अनलॉफुल है। तो उसके साथ ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट भी क्या बन जाएगा, अनलॉफुल बन जाएगा। सो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट का मतलब, इफ अगर मान लो इसमें भी दो कंडीशन है, अगर आपके पार्ट सेपरेबल है या पार्ट्स इनसेपरेबल है, वो क्या है एक बार थ्योरी के साथ में डिस्कस करते हैं। इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन और वन और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ वन और मोर ऑफ द सेवरल कंसिडरेशन ऑफ द सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द अग्रीमेंट इज वॉइड। मतलब कि क्या, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्ट है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स है। ठीक है, उसमें से एक पार्ट क्या है, अनलॉफुल, और एक पार्ट क्या है, लॉफुल। तो जो लॉफुल पार्ट है वो भी अपने आप क्या बन जाएगा, वॉइड। पूरा का पूरा अग्रीमेंट क्या बन जाएगा, वॉइड। दिस सेक्शन इज एन ऑब्वियस कंसिक्वेंसेस ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 23 वगैरह वगैरह, ये सब डिटेल बाद में पढ़ सकते हो। फिलहाल के ये बताओ, ये हम लोगों ने किसके पॉइंट्स पढ़े थे, अपोजिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। मतलब कौन सी ऐसी चीजें जिसको हम लोग पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में मानेंगे। सबसे पहले जो सारे टफ है वो पॉइंट्स मैं बोल देती हूँ। एक तो था हम लोग का जो कि भाई फ्रॉडुलेंट बाय एक्ट है। ठीक है, एक और था जो फ्रॉड है। अब सारे टफ मैंने बोल दिया, अब इजी इजी आप बताओ और क्या थे। ओके, ट्रेडिंग विद एनिमी, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, मोनोपोली, ओके, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट, ओके, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है, याद तो है, हाँ ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स को ठीक है, आप लोगों ने बराबर बोले हैं, याद हो जाएंगे। वॉइड अग्रीमेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेसली डिक्लेयर द वॉइड अग्रीमेंट। नाउ आप लोगों ने जो पढ़ा है वही सारी चीजें जो हैं उसी टाइप की चीजें सिर्फ एक बार समराइज वे में करिए। इतनी सारी जगह हम लोगों ने वॉइड 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 पढ़ा है, तो लॉ ने आपके लिए आपके इंस्टीट्यूट ने आपके लिए थोड़ा सा समराइज वर्जन डाल दिया, मेड बाय द इनकम्पिटेंट पार्टीज। याद आया, इसमें से जो भी याद नहीं आया आप लोग हैंड रेज करके मुझे बोल सकते हो, आई कैन एक्सप्लेन टू यू। सेक्शन नंबर 11 याद है, माइनर से माइनर क्या होता है, 11 क्लास में रहता है, so that is why it was section number 11. next is agreement made under the bilateral mistake of the contract, ठीक है, section number 20 agreements the consideration or the object of which is unlawful, section number 23 जो अभी पढ़ा है just. next is agreement the consideration or the object of which is unlawful in parts जो अभी पढ़ा है section number 24. agreement in restraint of marriage, agreement in restraint of trade, agreement in restraint of legal proceedings, agreement the meaning of which is uncertain,
agreements made without consideration, wagering agreements to be impossible है. अभी देखो ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसको अपन को एक थोड़ा सा स्टोरी लाइन से याद रखना है. कैसे याद रखना है? 26 में शादी, ठीक है, 27 में बिजनेस, 28 में डाइवोर्स, 29 में अब सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, डाइवोर्स भी हो गया उसका, तो अब उसको कुछ पता नहीं है, तो अब वो क्या कर रहा है? अब वो सट्टाबाजी जुए के अंदर लग गया है. एंड फिर लास्ट में उसको बाद में अकल आती है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, यानी कि एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी. वापस से बोलो मेरे साथ में, स्टोरी रिपीट करोगे. 26 में शादी, 27 में बिजनेस, 28 में डाइवोर्स, 29 में समझ में नहीं आ रहा, 30 के अंदर क्या हुआ है? वेजरिंग, सट्टाबाजी शुरू कर दी. 31 जो इसमें नहीं है वो क्या है? इंश्योरेंस. इंश्योरेंस 31 इज योर इंश्योरेंस, जो इसके अंदर नहीं था, ठीक है. ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या एक तरीके से वॉइड है. कौन से? 26, 27, 28, 29. ये हम लोगों ने पढ़ लिए हैं क्या? आगे आएगा, ठीक है. अग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज इज 26, इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड इज 27, रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज 28, एंड जिसका अनसर्टेनिटी मीनिंग दैट इज 29. वेजरिंग अग्रीमेंट इज 30, अग्रीमेंट्स टू डू द इम्पॉसिबल एक्ट इज 56. 56 आपका कॉन्टिजेंट अग्रीमेंट्स में बाद में आएगा आगे वाली यूनिट्स के अंदर. इसके अलावा अग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन इज 25. आपका अग्रीमेंट ऑफ द कंसिडरेशन जो कि अनलॉफुल है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. इधर वाले हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए, इधर वाले आपके अपकमिंग यूनिट्स में आएंगे, ठीक है. अच्छा इधर आ ही गए, वो नाम लिया और हाजिर. चल अच्छा सेक्शन मेरे को पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया. क्या बात है, क्या करें, आप लोग का कुछ वाइब भी ऐसा है कि मैं टाइम भूल जाती हूँ. चलो तो मैरिज कल खेलेंगे, आज यहीं पे एंड करते हैं सेशन.